खबरें में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी। खबरें और फिर हम अपने इंतहाई मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाएंगे। नून लीग बानी पीटीआई पर क्या गद्दारी का मुकदमा बनाने जा रही है। इस सिलसिला क्या है? बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कौन मशवरे कर रहा है? और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जो गुफ्तगू की है अपनी एक तकरीब में, जिसमें उन्होंने भी अटैक कर दिया अब सुप्रीम कोर्ट पर और या जजेस पर। यह क्या मामला है? ये तो बड़ी धीमिया सुरों में गाने की बात करते थे। इद्दत में निकाह केस को दूसरी अदालत में मुंतकिल किया जाएगा। मगर लास्ट नॉट द लीस्ट, मलिक रियाज साहब पर वादा माफ गवाह बनने का दबाव है। मगर उन्होंने दो बड़ी कमाल बातें की हैं। वो कह रहे हैं जी मेरे पास बड़े राज हैं। साथ ही एक ऑडियो भी आई है मुबैना तौर पर उनकी, और साथ उन्होंने एक बड़े साहबी से ये भी बात की है कि मैंने एक वीडियो बनवा कर भेज दी है वहाँ पे लंदन में। तो ये किसी वक्त भी अगर मेरे साथ कुछ ऊंचा नीचा किया गया तो ये जो है इसे तश्तज़बाम कर दिया जाएगा। मेरे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुनीब फारूक साहब निगार भी हैं, अंदर की खबरें भी रखते हैं, एंकर। उसके साथ मोहम्मद अली दुरानी, सीनियर सियासतदान, वफाकी वज़ीर रहे हैं, साहबका राय साकिब खरल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तजिया निगार है। मगर मुनीब फारूक साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ। हजूर, ये कौन से राज हैं और ये कैसे राज हैं? जाहिर है वो सबसे बड़े पाकिस्तान के प्रॉपर्टी टाइकून भी हैं, और कल तक तो वो रोल मॉडल थे और बड़े। तो ये क्या राज क्या हो सकते हैं? क्या राज है उनके पास? इस हवाले से कुछ है आपके पास? क्योंकि अंदर की खबर आप हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर रखते हैं। मुनीब साहब। बहुत शुक्रिया गाजी साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि इस बात से तो कोई डिनाइल नहीं है कि मलिक रियाज साहब पाकिस्तान की बासर तरीन शख्सियात में से एक है, और बल्कि एक वक्त में तो वो मेरे ख्याल में जो हुकूमती आला ओहदों पर फायज लोग थे उनसे ज़्यादा वेल कनेक्टेड थे, चाहे वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो। मलिक रियाज साहब की बड़ी इनग्रेस थी हर जगह पर, और उनके लिए बहुत से दरवाजे खुल जाते थे जो कि आम तौर पर बहुत से आला मनसब पे लोगों के लिए भी प्रॉब्लम होता है, नहीं खुलते। अब मसला ये है कि मलिक रियाज साहब की जो उन्होंने खुद को बड़ा दूर रखा है। आम तौर पर वो सियासी मामलात के अंदर शामिल ज़रूर हुए हैं, या उनका ताल्लुक बड़ा देरीना है जरदारी साहब के साथ। बहुत से मामलात के अंदर उनका ये ज़रूर रहा है, लेकिन उन्होंने खुद को फ्लेक्सिबल रखने की कोशिश की है कि किसी को ये नजर ना आए कि वो किसी खास सियासी जमात के करीब है। लेकिन जितना मर्जी कोई किसी को अगर आप ये इंप्रेशन दें कि आप फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन बहरहाल ये तो पता चल जाता है कि कौन किसके ज्यादा करीब है। मलिक रियाज साहब के साथ जो आजकल हो रहा है, या जिस कैफियत के अंदर वो आजकल है, ये उनके लिए थोड़ा अनयूजुअल इसलिए है कि पहले भी मसाइल उनके लिए आते जाते रहे हैं। मामलात उनके कारोबार के हैं, जिसका जारी बात है उस पर बहुत से लोग सवाल भी उठाते हैं, बहुत से लोग उसकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर इन मामलात के अंदर जो कि आज हैं, इनमें मलिक रियाज साहब के हवाले से ये ज़रूर है कि एक तासुर है कि मलिक रियाज हुसैन साहब बहुत करीब थे इमरान खान साहब की हुकूमत के, इमरान खान साहब के, और इमरान खान साहब की अहलिया ने मुतअद्दिद फेवर्स ली मलिक रियाज साहब से या उनकी फैमिली से। जाहिर बात है ये क्विड प्रो को होता है, आप कुछ लेते हैं कुछ देते हैं। और मलिक रियाज हुसैन साहब तो खुद कह चुके हैं मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ के अंदर कि वो पाकिस्तान के अंदर काम करने के लिए उनको बहुत सी चीज़ों के लिए पहिए लगाने पड़ते हैं और या स्पीड बने देनी पड़ती है। इसका तो वो खुद एक्नॉलेज कर चुके हैं इस बात को। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर जब से इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं रही, तो ऐसा क्या हुआ है कि मलिक रियाज साहब पर क्या दबाव डाला जा रहा है? वो दबाव यही हो सकता है कि आप वादा माफ गवाह बनिए। लेकिन ये भी जरूर है कि उनकी तरफ से एक बयान आ जाना जिन्होंने जावेद चौधरी साहब को दिया है, ट्वीट आ जाना, ये अपनी जगह पर है। लेकिन जो मलिक रियाज हुसैन साहब को करीबी जानते हैं लोग, वो ये जरूर समझते हैं और वो ये कहते हैं कि मलिक रियाज हुसैन साहब कभी भी इमरान खान साहब के लिए, किसी और सियासी जमात के लिए या किसी सियासी लीडर के लिए, सिवाय मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के, वो नहीं किसी के साथ ये करेंगे कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को एंटेगनाइज कर लें, उनसे लड़ाई मोल लें। अच्छा मुनीब, मैं और ये समझ के बाद मगर एक सवाल आपसे फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये बताइए, जो बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही है काली भेड़ों के हवाले से, आप कानून के भी तालिब इल्म हैं, उस्ताद हैं, लॉयर भी हैं, ये बताएं कि क्या वो गिरफ्त में आ सकते हैं? ये क्या काबिल गिरफ्त गुफ्तगू है कानून के हवाले से? मुनीब साहब।
देखिए, मैं इख्तिसार से अर्ज कर दूं, हमारे मुल्क में जजेस हमेशा शाय अवेई करते रहे हैं पार्लियामेंट्री ओवरसाइट या अपनी अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। उन्होंने अपने एहतसाब अपने अंदर ही रखा है। आर्टिकल जो है 209 उसके तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही रखा है। जजेस का एहतसाब करते हैं। लेकिन यहाँ जो मामला है, शहबाज शरीफ साहब बड़े केयरफुल हैं अपनी लड़ाइयाँ चुनने में। तो ये लड़ाई उन्होंने खुद अकेले नहीं चुनी। जब उनको इस बात का बिल्कुल एहसास भी है, वो कंफर्टेबल भी है कि बिल्कुल पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के भी वही ख्यालात हैं, लिहाजा अब वो उन ख्यालात को स्पेयर हेड कर रहे हैं और वो वही सेंटिमेंट रखते हैं जो पाकिस्तान की मुक्तदारा रखती है आला जुडिशरी के वाले से। बहुत सही दुरानी साहब, ये जो आपने बात सुनी, दो बातें मैं आपसे करूंगा। एक तो क्या जो मैंने पहले बात की थी मुनीब भाई से कि वो ये तो नहीं जानते कि दुबई में कौन कौन प्रॉपर्टी की शॉपिंग करता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, जो राज वो तश्तज़बाम करने की कोशिश करते हैं। जाहिर है वो मालियात की दुनिया के आदमी हैं। और दूसरा ये कि फरमा रहे हैं मुनीब साहब कि ये बड़े सेफ खेलते हैं, ये जो इन्होंने जजेस पर एक हमलावर बज़ाहिर हुए हैं। तो आप इसे कैसे देखते हैं दुरानी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी जो वजीर आजम साहब ने लैंग्वेज इस्तेमाल की है जजिस के बारे में, मैं समझता हूँ कि वो एक क्लियर कट जो है वो वजीर आजम के शायान शान भी नहीं है, बल्कि ये मतलब उनको ज़ेर नहीं देता कि वो इस किस्म अल्फाज इस्तेमाल करें जुडिशरी के बारे में। लेकिन अगर माजी में आप चले जाएं तो 1997 में PMLN की ही हुकूमत थी, तो हमने ये भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी किया गया था और इससे भी ज्यादा शिद्दत के साथ इस अटैक को देखा गया था। तो ये एक रवायत चली आ रही है PMLN की कि जब जजेस या कोई भी उनके सामने खड़ा हो और उन्हें ये महसूस हो कि उनकी पुष्ट महफूज है, कानून और हर चीज से बालातर होके हमला कर देते हैं। खा उसके नतीजे में 97 के हमले के नतीजे में ही 99 का हमला हुआ था, मतलब हुकूमत के ऊपर और आइन के ऊपर और हर चीज के ऊपर। अब ये नहीं, इंसान को अल्लाह ताला ने कोता नजर और कोता फहम पैदा किया है कि आप जब आइन, कानून और अपने हिफाजत करने वाले इदारों पे खुद हमला आवर हो जाते हैं तो फिर आपको बचाने वाला भी कोई नहीं होता। तो लिहाजा मैं इस वजीर आजम साहब के इस इकदाम को इंतहाई बचगाना, गैर सियासी, गैर आईनी और कम फहमी पे मबनी एक स्टेटमेंट कहूंगा जो उन्होंने दी है। और इस वक्त जो वो हरकतें कर रहे हैं वो उनके भी हक में नहीं है जिनके वो अपने ख्याल में जिनके हक में कर रहे हैं। शायद अगर उन्होंने कोई हरकत करनी होगी तो उनको इनकी उछल उछल के, मतलब अगर किसी और की बारात में नाचना चाह रहे हैं तो वो नाच सकते हैं, लेकिन इस सारी चीज का नुकसान जो होता वो कौम को और मुल्क को उठाना पड़ेगा, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमर है। और आप ये अभी मैं इनकी PTI के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की बात, वो फर्द वाहिद की बात करते हैं, गलत है फर्द वाहिद की बात। यहाँ फर्द वाहिद और फर्द जमहूरियत ने हमेशा मिल के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है। आप ईस्ट पाकिस्तान से लेके आज तक पाकिस्तान के खिलाफ जितनी साजिशें हुई है उनमें अगर कोई फर्द वाहिद इन्वॉल्व रहा है तो हमारी जो मतलब मरूसी आमरीतें हैं और मरूसी सियासत है जिसने पिछले 52 साल तक दो खानदानों ने इस मुल्क को दिवालिया कर दिए। आज भी हमारे दोस्त बहुत इंटेलेक्चुअली उनकी पोजीशन को और उनकी सियासी जो दानिश है उसको कर सकते हैं, मतलब उसको। आपका ये कहना ये है कि अगर आपको आशीर्वाद भी है तो वो पराई शादी में नाचना एक दानिशमंदाना इकदाम नहीं है। कर साहब, मैं आपसे करवाता हूँ, आपने दोनों मुअज़्ज़ज़ हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये तो अब ज़ाहिर है उन्हें बड़ा यकीन होगा तो तभी उन्होंने ऐसी बात की है, मगर क्या ये बानी PTI पर कोई गद्दारी का मुकदमा बनाने की भी बात हो रही है? मलिक रियाज साहब पर बड़ा दबाव है और बड़ा उस पर उन्होंने एक तज़किया दिया मुनीब फारूक साहब ने, मगर मैं फिर आपसे भी यही सवाल पूछूंगा कि वो एक धमकी है मैच कि वो राज खोल देंगे या क्या राज हो सकते हैं उनके पास ऐसे? ज़ाहिर है उनसे बड़ा इनसाइडर तो पाकिस्तान में है कोई नहीं। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका। स्टार्ट करते हैं इसी से कि गद्दारी की कोई मुकदमात एंड एवरीथिंग। जो मेरी इत्तलात हैं, अप्रैल की एक कोई नायब रेफरेंस की समाअत थी
और उसमें एक निजी टेलीविज़न के रिपोर्टर वहाँ पर तशरीफ़ लेके जाते हैं अडयाला जेल में समाअत के लिए, और वो जो वहाँ पर देखते हैं मनाजिर, वो आकर उसके ऊपर कंप्लेंट कर देते हैं कि जी मैंने देखा है वहाँ पे कोई प्लानिंग हो रही थी, और वो जो प्लानिंग है वो इदारों के ख़िलाफ़ या मुल्क के ख़िलाफ़ या रियासत के ख़िलाफ़ कोई मवाद था, ऐसा उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया, लिहाजा इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। और वो जो रईस साहब हैं, गालिबन नाम है जो निजी टेलीविज़न के रिपोर्टर का, उनकी कंप्लेंट के ऊपर ये सारे मामला चलेंगे। अब इसमें देखना ये होगा कि अगर तो वो कंप्लेनेंट हैं, और कल को फिर उनको गवाहान भी देने पड़ेंगे ऑब्वियसली, कि एक बंदे की कंप्लेंट के ऊपर तो आप कुछ भी मुकदमात, दो के कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, वो प्रोसीडिंग के आगे बढ़ते हैं, मुकदमात बनाए जाएँ, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर रईस साहब या जो भी कंप्लेनेंट है अभी तक के जो सामने आएगा, उसको सबूत देने पड़ेंगे, उसको गवाह देने पड़ेंगे कि जनाब मेरे अलावा फ़लाँ 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 बंदा उस टाइम जेल के अंदर मौजूद था, फ़लाँ 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 बंदे ने सुनी ये गुफ्तगू सारी जो वहाँ पर प्लानिंग हो रही थी, उसके बाद फर्दर चीज़ें आगे चलेंगी। लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात आई थिंक तहरीक इंसाफ के लिए नहीं होनी चाहिए। रीज़न कि तहरीक इंसाफ के ऊपर कौन सा ये पहला मुकदमा होने जा रहा है, या बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के ऊपर कौन सा ये पहला मुकदमा होने जा रहा है। अभी भी 150-200 के ऊपर के करीब मुकदमात हैं, तो अभी भी वो भुगतते आ रहे हैं, डेली पेशियाँ हो रही हैं। अब आ जाए सेकंड पार्ट के ऊपर, मलिक रियाज साहब, आपको याद होगा चंद साल पहले एक मैसेज सर्कुलेट किया था व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, कुछ सहाफ़ियों की इन्फॉर्मेशन थी जी फ़लाँ अकाउंट में इतने पैसे गए, फ़लाँ अकाउंट में इतने पैसे गए। आज तक वो साबित नहीं हुआ, हाँ वो आज तक साबित नहीं हुआ कि वो सही था, वो गलत था, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से दी गई थी, वो फैब्रिकेटेड थी, वो गलत थी, या वो सिर्फ प्रोपेगेंडा था, आज तक साबित नहीं हुआ। और बदकिस्मती की बात यह है कि वो तमाम सहाफ़ी जिनके नाम लिखे गए थे उसके अंदर, उन्होंने भी उसको की बहुत ज़ोरों शोर से एड्रेस नहीं किया, खामोशी होगी वक्त के साथ साथ। अब जब मलिक रियाज साहब का नाम या बैरिया टम का कहीं पर नाम आता है तो फिर वो मैसेज सर्कुलेट करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब राजों की बात, तो कई सब राज किसके पास होंगे? जो डील करवाता रहा होगा, या जो उस लेवल के ताकतवर लोगों में उठता बैठता रहा होगा, वही गुफ्तगू सुनता रहा होगा, वही मामलात क्लियर करता रहा होगा। और इसमें तो हम चारों लोग मुत्तफिक हैं कि मलिक रियाज साहब उस क्लास या उस लीग में से हैं कि मलिक रियाज साहब जोड़ और तोड़ में बहुत इन्वॉल्व रहे हैं माजी में। पाकिस्तान के अंदर ताकतवर तरीन शख्सियात में से एक मलिक रियाज साहब थे। तो अगर आज हम ये कह दें कि उनके पास कोई राज नहीं है, या उनको नहीं पता कि फ़लाँ गवर्नमेंट कैसे बननी थी, या फ़लाँ गवर्नमेंट कैसे गिरनी थी, या क्या हुआ था, तो ये बात थोड़ी सी मुझे लगता है बेजा होगी। ऑब्वियसली मलिक रियाज साहब इतनी अहम एक टाइकून है पाकिस्तान के, और इतनी अहम मुलाकातें और सारे मामलात जो हैं उनके सारे वो हमने देखे में, विटनेस किए में। और बाकी हम लोग क्रिटिसाइज तो थ्रू आउट करते आ रहे हैं कि हमने देखा मुनीब भाई ने भी कहा कि जी साबिका खातून अव्वल जो अब जेल में हैं उनके मामलात, बुशरा बीबी के मामलात, मलिक रियाज साहब की साहबजादी एंड एवरीथिंग। लेकिन हम जहाँ पर मैं बैठे हैं, यहाँ से चंद किलोमीटर एक बहुत बड़ा महल है, हम उसकी बात भूल जाते हैं। हम सिंध वाले बैरिया टाउन के मामलात, कराची वाले के भूल जाते हैं। सो आई थिंक इसमें सभी कहीं ना कहीं मलिक रियाज साहब के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के कोई ना कोई मरासिम तो रहे होंगे इस पर। अच्छा मुनीब फारूक साहब, दो बातें। आज तो एक वो हादसा भी हुआ वहाँ पे, जो इद्दत के केस में कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट भी वहाँ पे हुआ। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि पीएम का ये कहना कि एक अभी फैसला हुआ नहीं है, ये कि जी एक जुडिशरी में कुछ ऐसे लोग हैं, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, जो इमरान खान को रिहा कर देना चाहते हैं, तो ये किस किस्म की ख्वाहिश है? ये क्या और वो आपस में मशवरे भी कर रहे हैं। जुडिशरी का एक काम है, वो काम ये तो ऐसे ही है नहीं जैसे मैं कहूँ कि कल आपने एक शो करना है मुनीब फारूक साहब, तो ये जो आप रन डाउन बना रहे हैं ये इसका मुझे पता चल गया है, तो ये डू यू थिंक इट इज़ डिसेंट, या ये बात की जानी चाहिए इस लेवल पे जुडिशरी के हवाले से? जनाब मुनीब फारूक साहब, गुजारिश ये है काजी साहब, एक तो मैं अभी जैसे करल साहब ने कहा, मैंने इसीलिए अगर आखिर में आप गौर करें तो मैंने कही मलिक रियाज साहब किसी सियासी जमात के लिए एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं लेंगे, मां सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के। तो वो उसके अंदर बहुत सी बातें मेरे ख्याल में उस एक्सेप्शन के अंदर समा जाती हैं। और जो हवाला करल साहब ने दिया, मेरे ख्याल में आप अगर समझें तो मैंने भी बाय एंड लार्ज वही बात की थी कि कारोबारी मामलात और बहुत से इंटरेस्ट्स जो इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इस बात पे जो काजी साहब अभी आपने फरमाई है, देखिए वज़ीर आज़म का किसी तकरीर के अंदर कॉल आउट करना, जजेस को ये कहना कि कोई छोड़ना चाहता है, ठीक है, बड़ा गैर शाइस्ता गुफ्तगू गर्दानी जा सकती है। लेकिन इशू ये है कि हमारे मुल्क में ये बात कोई अचंभे की तो नहीं है कि हर दौर में, मैं ये नहीं कहता अब, लेकिन हर दौर में जज साहिबान ऐसे रहे हैं जो कि क्लाइंट से ज़्यादा खुद बतौर जज किसी को फैसिलिटेट कर रहे होते थे। ये काम हमने बंदयाल साहब की अदालत के अंदर देखा, विटनेस किया। बंदयाल साहब को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ,
जब वो अभी हाई कोर्ट के वकील हुआ करते थे, बड़े लायक शख्सियत थे, बड़ी बेहतरीन अच्छी प्रैक्टिस थी उनकी। फिर वो जज एलिवेट हुए लाहौर हाई कोर्ट के, फिर चीफ जस्टिस बने, फिर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट तशरीफ ले गए। बड़े अच्छे ऑनरेबल जज थे। लेकिन जारी बात है, जब आपकी लीनिंग्स इतनी डिस्टिंक्ट हो जाएं और फिर आपके साथ आपके हम ख्याल जजेस जो कि अब भी मौजूद है, मैं ये नहीं कहता कि वो हम ख्याल वाला काम खत्म हो गया है, वो डिस्टिंक्ट डिवीजन आज भी हमारी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। ओपिनियन का डिफरेंस हो जाना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन जो पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं आपकी, वो एलिमिनेट हो जाना, वो हाईलाइट हो जाना, और आपका काम, आपका फैसला, आपका कंडक्ट ये जब रिफ्लेक्ट कर रहा हो कि आपका बायस, आपका प्रेजुडिस इतना ऑब्वियस है, तो वो एक जज के लिए मैं समझता हूँ निहायत ही। मगर मुनीब अपनी बात जारी रखिएगा, बात जारी रखिएगा कि इन्हीं चीफ साहब ने रात को अदालत खोल भी दी थी, तो आई डोंट थिंक कि उनकी लीनिंग्स को हम किसी दिस वे और दैट वे उसमें कुछ डिमार्केट कर सकते हैं। नहीं, मैं उसमें ये आर्गुमेंट हमेशा दिया जाता है काजी साहब। देखिए, गुजारिश ये है, जब जो तहरीके अदम एतमाद हुई थी, वो एक इतना फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड था जो कासिम सूरी साहब ने किया था। पाकिस्तान की अदलिया के पास भी कोई ऑप्शन ही नहीं थी। वो ऐसी चीज थी कि वो तो अनटेनेबल थी ना, हो ही नहीं सकती थी, उसको कोई कंडोन कर ही नहीं सकता था। मतलब आप किसी थड़े पे बैठे हुए किसी निहायत नालायक वकील को, मेरी तरह का भी हो, तो वो भी कह सकता था कि यार ये काम सस्टेनेबल है नहीं, ये चल ही नहीं सकता, ये सर्वाइव ही नहीं कर सकता, जो इमरान खान साहब ने कासिम सूरी साहब से करवाया था। तो अगर उस वक्त रात को जजेस बैठ गए तो हम उनकी लीनिंग्स के ऊपर ये नहीं कह सकते कि वो एंटी इमरान खान थे या वो बिल्कुल आइन की पासदारी कर रहे थे। उसके बाद देयर हैव बीन न्यूमरस ओकेजन्स जहां पर हमारे मुल्क में, हमारे इस निज़ाम इंसाफ के अंदर जज साहिबान वो हरकतें करते हुए बसद एहतराम कहूंगा नजर आए, जिसमें वो जज से ज्यादा, काजी से ज्यादा वकील नजर आए किसी एक एक्यूज्ड के। मुनीब, आपने वो भी तो देखा ना, और हमने भी देखा, आप तो छोटे हैं, पता नहीं, अब यकीनन आप साफत में होंगे या तालिब इल्म होंगे, जब हमने सुना था वो जो एक ऑडियो किसी शहबाज शरीफ साहब के, सीएम साहब के हुक्म से हुई थी, जो तो ये फिर मामला साहब के साथ, दुरानी साहब, फिर मामला ये है कि मेरे हक में फैसला आएगा तो दुरुस्त है, दोनों पार्टियों की तरफ से मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे खिलाफ फैसला आएगा तो गलत है। तो इसका मतलब है कि स्टेट को इन ओलिगार्कीज ने डिवाइड कर लिया है अपने हक और अगेंस्ट, बिकॉज दिस इज एन ओलिगार्की, इट कांट बी अ डेमोक्रेसी। मोहम्मद अली दुरानी साहब, देखिए जनाब, अब जो डिस्कशन हो रही है, मैं तो माजरत के साथ इस डिस्कशन के आर्गूमेंट्स को बहुत मतलब हैवी समझने के बावजूद इस आर्गूमेंट को समझने से काफी, मतलब ये है कि भाई एक जज अगर किसी की साथ लेता है तो वो एक गलत इकदाम करता है, एक सियासतदान अगर किसी का साथ देता है तो वो गलत करता है, एक आईनी डिस्टॉर्शन अगर कोई हुकूमत करती है तो वो गलत करती है। क्या आप आइन को गलत कहना शुरू कर देंगे? पार्लियामेंट अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करती तो गलत करती है, तो क्या आप मार्शल लॉ लगा देंगे? क्या एक अदालत जो है इंसाफ, क्या गरीबों को इंसाफ दे रही है अदालत? अगर वो गरीबों को इंसाफ ना दे तो वो ठीक है, अगर वो किसी बड़े आदमी को फेवर कर दे तो फिर वो सफेद और काली हो जाए। मतलब ये आर्गुमेंट्स जो हैं ये बरमौका नहीं है मेरे ख्याल में। इस वक्त का जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट है वो ये है कि अदालतों के सिस्टम को अगर आप रिफॉर्म कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, अगर आप अदालतों को, जो उस अदालत को ठीक समझते हैं जो मोहम्मद अली दुरानी के हक में फैसला देती है और वो गलत है जो काजी साहब के हक में देती है, वो काली है जो काजी साहब के हक में देती है, वो सफेद है जो मेरे हक में देती है, और माजी में भी जो करता रहा है, जिसने मेरे हक में किया है वो ठीक था, जिसने आपके हक में किया है वो गलत था। मैं समझता हूँ कि हमें और जमहूरियत को और जमहूरी फोर्स को इसके, मलिक रियाज साहब की आप बात कर रहे थे, मलिक रियाज साहब से मेरी पहली मुलाकात जो थी वो मलिक महराज खालिद साहब ने कराई थी, इस नाम से कि ये मलिक साहब हैं जो कि बहुत अच्छे काम करते हैं और उनके हर अच्छे काम में वो साथ होते हैं, और मैं उस वक्त से उन्हें जानता हूँ। मलिक साहब ने बहुत से अच्छे काम किए, इस वक्त भी लंगर चल रहे हैं उनके, इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों फैमिलीज को उन्होंने रोजगार दिया हुआ है। उसके साथ साथ अगर उन्होंने कुछ अमीरों को भी अब इसके ऊपर
जिसको उन्होंने 100 दफा इकरार किया कि मैं पहिए लगता हूँ। क्या कभी पाकिस्तान के अंदर किसी पैसे वाले को, किसी मालदार आदमी को कभी सजा मिलती देखी है आपने? क्या किसी, वो आप उस एविडेंस की बात कर रहे हैं जो अदालत में से कोई बंदा लेके आ रहा है, वो इमारतों की शक्लों में खड़े हुए, वो करप्शन के कुतुब मीनार जो दुनिया भर में हमारे खड़े हुए हैं, उनको प्रूव करने वाला कोई एविडेंस और कोई अदालत नहीं के अंदर वो साबित किए जा सकते हो। उसकी कोई जो है, उसके लिए कोई ऐसा इस्तगासा नहीं है, कोई ऐसा वकील नहीं है जो उसके लिए ऐसा इस्तगासा बना सके जिसकी बुनियाद के ऊपर अवाम की महरूमी और अवाम की जिंदगी के अंधेरों के बारे में कोई अदालत या कोई फैसला करने वाली जगह फैसला कर सके। गुफ्तगू जारी है, आप हमारे साथ रहिए, एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। एक सवाल मैं खरल साहब आपकी इजाज़त से मुनीब भाई से एक सवाल इसलिए पूछना चाहता हूँ कि वो क्योंकि वकालत से भी उनका और ये बुनियादी तौर पर मुनीब, ये बात जो सियासतदान हैं वो कब सीखेंगे कि अब खान साहब पर आप गद्दारी का मुकदमा बना रहे हैं, तो मतलब ये एक दूसरे को गद्दार कहते हैं, एक को मार पड़ती है तो दूसरा आंसरा होता है, फिर दूसरी की बारी आती है और मारने वाले साथ खड़े होते हैं, तो डोंट यू थिंक इट शुड बी डिस्करेज्ड? ये इस हद तक नहीं जाना चाहिए? फारूक, क्विकली प्लीज। बात यह है काजी साहब, मैं ब्रीफली इस पे अर्ज करूंगा। देखिए, दायरों का सफर आप और किसे कहते हैं? अगर आपने एक दूसरे के साथ यही करते रहना है तो मार्क माय वर्ड्स, जो आज इमरान खान साहब के साथ हो रहा है वो अनदर 5 years 6 years डाउन द लाइन है, मे बी सूनर किसी और के साथ हो रहा होगा और ये काम इसी तरह चल रहा होगा। ये कोई रुकता तो नहीं है ना। दूसरी बात ये है, मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि जब तक हम ये नहीं तस्लीम करेंगे कि अगर आप कोई एक इक़्तिदार में किसी को रौंद के इक़्तिदार में आया है, किसी को सियासी तौर पर एलिमिनेट करके आया है और वो इक़्तिदार में आया, और जब तक वो उसको एक्नॉलेज नहीं करेगा कि हाँ यार मैंने गलत किया इसलिए मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन अब मजीद गलत नहीं करना, तो फिर शायद आप इस दायरे को तोड़ पाएंगे और इससे बाहर निकल पाएंगे। लेकिन अगर यही काम चलता रहा तो बहुत से लोग कहते हैं, अब जैसे मैं एक बड़ी मिसाल दे देता हूँ, बहुत से हमारे सहाफ़ी भाई वो बड़े सीख पा थे, वो जब इमरान खान की हुकूमत को निकाला, कहा जी ये देखिए एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ क्या किया है, हमें तो कागज दिखाते थे, हमें तो कहते थे ये गद्दार है, हमें तो कहते थे ये फलाना चोर है, ये आपने क्या कर दिया। देखिए मसला ये है कि मैं उनके बसद एहतराम अर्ज करता था कि भाई आपकी अकल घास चरने तो नहीं गई हुई थी। जब आपको कोई पर्चे दिखाता था तो आप कहें नहीं जी पहले मैं अपनी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करूंगा, फिर मैं कहूंगा कि कोई गद्दार है या कोई चोर है या डकैत है। इसी तरह अगर कोई मुझे आगे कहेगा कि भाई इमरान खान गद्दार है तो मैं फारूक आपकी बात ये समझाऊं, मुनीब मैं ये समझाऊं कि अगर डिवीजन जो है खरल साहब, ये जो फारूक भाई मुनीब फारूक बात कर रहे हैं कि अगर ये जो डिवीजन है अगर ये सियासत में आ गई है तो ये सहाफत में भी आ गई है। ये बात तो ठीक कर रहे हैं कि भाई बात ये है कि वो जो 2 जर्नैल थे वो अच्छे थे और ये वाले बुरे हैं और ये वाले अच्छे हैं, नहीं वो वाले बुरे हैं। प्रैक्टिकल मिसाल ये हम इसी तरह तो फिर हम बटे हुए हैं। प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ नाम लिए बगैर। चंद दिन पहले हामिद मीर साहब ने कहीं पर अनाउंस किया, लाहौर में आसमा जहांगीर फाउंडेशन पे यहाँ पर आए हुए थे वो कॉन्फ्रेंस पे, उन्होंने अनाउंस किया जी मैं कुछ सहाफ़ियों का ग्रुप बनाने जा रहा हूँ जहाँ पर तमाम एंकर इकट्ठे होंगे और कल को किसी पर भी प्रॉब्लम आएगा तो हम इकट्ठे आवाज़ उठा सकेंगे एवरीथिंग। डिवीज़न का लेवल चेक कीजिए कि हामिद मीर साहब की उस अनाउंसमेंट के चंद दिनों बाद एक और ग्रुप एक्टिवेट हो गया कि जी हम भी सहाफ़ियों का एंकर्स का एक ग्रुप बना रहे हैं। ये तो होगी डिवीजन का लेवल के हर सोसाइटी के हर सेगमेंट में डिवीजन है। वोटर तो चले डिवाइड हो गई होगा ना कि अपनी अपनी जमातों का वोटर होगा, अपने अपने लीडर को जिसको आइडलाइज करते हैं उसका वोटर होगा, लेकिन हर सेक्ट सोसाइटी का काई साहब बदकिस्मती की बात है कि डिवाइड हुआ पड़ा है। एक चीज़ हम जजेस पे बात कर रहे थे, जजेस के ऊपर आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तनकीद की, ऑब्वियसली कोई बंदा भी सपोर्ट ही नहीं कर सकता उसको कि जिस हद तक उन्होंने जाके तनकीद की है। कैसा आज जो अदालतों में हमने देखा, वो आज जो इद्दत बड़ा वो एक शर्मनाक सा केस है उसके ऊपर बात करते हुए मेरे जैसे बंदे को शर्मिंदगी होती है। एक जज साहब थ्रू आउट केस सुनते आए, कंक्लूड होने वाला केस, आज फैसला आना है, महफूज फैसला था और इसमें सिर्फ एक थोड़ा सा रख लिया गया कि चलें जी अगर दूसरा वकील उस पर बात करना चाहेगा तो हम उनको भी टाइम देंगे, आज सुन लेंगे। और आज वहाँ पर मानिका साहब को टाइम देकर आज जनाब जज साहब ने लिख दिया हाई कोर्ट को कि जनाब मेरे ऊपर अदम एतमाद आ गया भाईजान, मेरे ऊपर ये कह दिया गया कि आपसे फैसला नहीं करवाना, लिहाजा आप किसी और को केस ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब तहरीक इंसाफ के वकला ने या इमरान खान साहब जो जेल में बैठे हुए, बुशरा बीबी जो जेल में बैठी हुई हैं, कितने महीने इस केस की समाअत चली, किस तरह की समाअत चली, मानिका साहब कितनी दफ़ा गैर हाजिर रहे, उनके वकील कितनी दफ़ा गैर हाजिर रहे। अब अगर इसके ऊपर आकर
तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा कोई सख्त कमेंट कर दे गुस्से में आके, दो कि मैं फिर भी कभी उसको भी सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई उल्टा सीधा कमेंट कर दे, तो समझ आती है कि एट वंस जब आपने फैसला सुनाना था, महफूज फैसला, आप उस दिन वो ट्रांसफर का लिख रहे हैं लेटर आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, तो वहां पर समझ आती है तहरीक इंसाफ को कौन सा रिलीफ मिला इसका कि जो शहबाज शरीफ साहब इतने इरिटेट हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब इतनी सख्त बातें कर रहे हैं। कोई एक केस हो ना कि जिसका मुझे आप बता सकें, मुनीब भी बता सकें, दुरानी साहब बता सकें, जी फला केस है जिसके ऊपर आउट ऑफ द वे जाके इमरान खान साहब को या बुशरा बीबी को रिलीफ मिला है, तो उसके ऊपर PMLN या बाकी से जो इत्तेहादी जमातें इस टाइम के ऊपर हुकूमत की, वो उसके ऊपर सीख पाए। ऐसा तो कुछ भी नहीं, कहीं पर नजर भी नहीं आ रहा है सच के कोई क्विक रिलीफ है इमरान खान साहब के लिए, कहीं पर नजर नहीं आ रहा। एक रेफरेंस खत्म होता है, अगला बना पड़ा होता है, अगले की तैयारी जारी होती है, तो उसमें कौन सा रिलीफ, और पता नहीं किस किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है कि मजीद डिवाइड, मजीद नफरतें। एक तरफ बात करते हैं राना सनाउल्लाह साहब के जी हमें इकट्ठे बैठना चाहिए, वो हमें पैगाम भेजे, मैं चल के जाऊंगा तहरीक इंसाफ के पास, दूसरी जानिब आप केसेस बनाने की कैबिनेट से अप्रूवल ले रहे हो, पंजाब गवर्नमेंट कैबिनेट यहाँ से अप्रूवल ले रहे हो कि जनाब गद्दारी के केसेस बनेंगे। सो डिवीजन तो खुद सियासतदान बढ़ाते जा रहे हैं ना, आप और मैं पानी डालते रहेंगे, आप में हम सब बैठे हुए पानी डालेंगे कि यार बैठ जाओ इकट्ठे, बैठ जाओ इकट्ठे, लेकिन वो खुद आगे। मैं अभी जो दुरानी साहब ये जो बात की, मुनीब फारूक साहब ने बात की और खरल साहब ने बात की, और आपने भी कहा कि ये जो डिवीजन है, बात ये है कि अब वो कहते हैं जी 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ था, चलें आज तो आपकी गवर्नमेंट है, जाएं वो ज़रा उन सारे किरदारों को पकड़ के लाएं। यार इंडियन रूलिंग क्लास है, इंडियन रूलिंग क्लास से मुराद उनकी जो डेमोक्रेसी है, आपस में लड़ रहे हैं, मोदी ने ऊधम मचा रखा है, केजरीवाल को अंदर किया हुआ है, मगर मजाल है कि रियासत का कोई इदारा अंदर आके मुदाखलत करे। तो ये क्या, ये चूंकि फिर गलती तो हम में है ना कि हम साफ़ी हों तो डिवाइडेड, सियासतदान हो तो डिवाइडेड, और वो भी अपनी ज़ाती मफादात पर। काई साहब, कल मैंने खिताब सुनने के बाद थोड़ा सा हिस्ट्री में अपने दिमाग को घुमाया तो मुझे पता चला कि 85 से 24 तक 10 इंतखाबात हुए हैं, जिसमें से 8 इंतखाबात पे ये एक्विजिशन है कि उसको मैनिपुलेट किया गया या उसके अंदर मौजूद हुकूमतों को हटवाया गया मियां साहब पे उसकी एक्विजिशन। ठीक है जी, 2 जो मुशर्रफ साहब के जमाने में हुई उसके लिए किसी और पे एक्विजिशन चली जाती। बात इसमें बड़ी सादा सी है कि ये कोई बाहर का प्लेयर नहीं है, ये खुद सियासतदान है। अब सियासतदान भी नहीं है, आप उन्हें सियासतदान बना दें, मेरे खरल साहब बना दें, मुनीब साहब बना दें, अलग बात है, वो खानदान है। और वो खानदान जो है वो अपनी खानदानों की आमरीत के लिए वो जमहूरियत का लिबादा ओढ़े बैठे। कौन सी जमहूरियत दुनिया के, खुदा के लिए आप मुझे एक मुल्क की जमहूरियत ऐसी बता दें जिसमें बच्चे पैदा होते ही जो है वो इक़्तिदार के लिए फिट हो जाते हो, और उसके बाद सारा का सारा मतलब फहम, दानिश और अक्ल जो है वो उनकी उस जगह मौजूदगी को मतलब प्रमोट कर रही हो। नहीं। और आज आप 72 से आज तक जो खानदान रहे हैं, मैंने तो ये भी कहा कि अगर ये खानदान ना होते तो ईस्ट पाकिस्तान भी आज हमारे साथ होता। याह्या खान अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था। आज आप जो मर्जी बना लें किसी को, तारीख के तो नहीं आप और आग के ऊपर आप स्याही तो नहीं फेंक सकते। बात यह है कि इस मुल्क को आपने क्यों नहीं दिया इस पाकिस्तान वालों को अख्तियार? यहीं के वो डेरे थे, यही लोग थे जिन्होंने उनको एलियनेट किया, और उसके बाद आइन बनने के बाद पाकिस्तान की सारी जो 76 है वो इनकार आइन से तौहीन आइन तक की सफर है। जब तक ईस्ट पाकिस्तान साथ रहा, आपने आइन का इनकार किया, जब ईस्ट पाकिस्तान चला गया बडेरे बाकी रह गए। इन्होंने दुरानी साहब आपकी बात को गुफ्तगू जारी है, आप हमारे साथ रहिए, एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। मुनीब साहब, इन्होंने एक बड़ी फंडामेंटल बात की, ये कहते हैं यार ये जमहूरियत तो है नहीं, खानदानों की आमरीत है। कल वो दोबारा से सदर साहब बन गए हैं। ये साउथ एशिया में इतना लॉन्ग सर्विंग पॉलिटिशियन ही कोई नहीं है, उनकी पॉपुलैरिटी क्या है क्या नहीं है। मैं 1985 से कवर कर रहा हूँ सीन को, मैं जानता हूँ मियाँ साहब कितने पॉपुलर लीडर थे और वो कैसे आए। और दूसरी तरफ आप जो 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 इंडियन जो हमारी है पीपल्स पार्टी, वो भी ओलिगार्की बन गई आखिरकार। तो ये नया खून क्यों नहीं आता? तो ये सारा प्रॉब्लम एक ख़ानदानी हाकमियत को यानी कायम रखने के लिए इदारों को ताराज करने की कहानी है, जिस तरह इशारा किया इन्होंने मुनीब फारूक साहब। मेरे ख्याल में ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि हमारे मुल्क में जो सियासी जमातें हैं
जब वो जिक्र जमहूरियत का करती हैं लेकिन उनमें खुद जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। बहरहाल वो एक अलग बात है कि कोई पार्टी के ओहदे के लिए अपने कायद के सामने खड़ा नहीं होता, लिहाजा वो फिर दोबारा कोई सदर बन जाता है, कोई पार्टी का चेयरपर्सन बन जाता है, कोई पार्टी का प्रेसिडेंट बन जाता है। लेकिन ये बीमारी सिवाय जमात इस्लामी के, मैं समझता हूँ ये तो हर सियासी जमात के अंदर है और शायद ये बाय एंड लार्ज ऐसी है और ऐसी ही रहेगी। शख्सियात के गिर्द जमात घूमती है, नजरिए के गिर्द कम घूमती है, शख्सियात के गिर्द घूमती है। अगर PMLN है तो वो मियां नवाज शरीफ साहब की जमात है और मियां नवाज शरीफ साहब के बगैर PMLN की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो वो भुट्टो खानदान की जमात है और भुट्टो खानदान के बगैर पीपल्स पार्टी की एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ है तो तहरीक इंसाफ, क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन जमात इसलिए कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जमात शुरू की, उन्होंने इस जमात को आगे बढ़ाया, फिर वो जो भी उन्होंने जदोजहद की, फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के जो कुछ किया, फिर इक़्तिदार हासिल किया, सब कुछ किया, तो वो फर्स्ट जनरेशन जमात है। इमरान खान साहब के मुकाबले में भी कोई नहीं है उनकी जमात के अंदर, ना कोई पॉपुलर लीडर और खड़ा हो सकता है। हाँ, उन्होंने उनके नीचे उनके ज़ेरे साया बहुत से लोग आ सकते हैं, वो जिस मर्जी को चाहे। लेकिन उन्होंने चेयरमैन मुनीब, उन्होंने चेयरमैन भी ऐसा बंदा बनाया जो उनके खानदान में नहीं था, वो अपनी हमशीरा को भी बना सकते थे। उन्होंने नीचे लोगों को, पार्टी के लोगों को ओहदे दिए। यहाँ तो फैमिली से बाहर ही कोई नहीं निकलता। वो इसलिए बनाया चेयरमैन कि उनकी बहन इलेक्टेबल नहीं थी और उनको इलेक्टेबल्स की जरूरत थी काजी साहब 2011 के अंदर। और जो अहमद शुजा पाशा साहब की जब से दस्ते शफकत, नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ जब वो जेल में थे, जब वो जेल में थे। अब तो खंबे भी इलेक्टेबल बना दिए उन्होंने। नहीं, वो अब तो फर्क पड़ गया ना। अब तो पुलों के नीचे से पानी बहुत सा गुजर गया। जैसे आप इस बात को उससे मिला लीजिए कि 1985 के अंदर मियां नवाज शरीफ कौन से पॉपुलर लीडर थे, लेकिन उस वक्त उनको एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद थी, उन्होंने जमात बनाई, जमात बनते बनते हुकूमतें बनते गिरते एक वक्त आया कि वो एक मकबूल लीडर बन गया। उनकी जमात को 2 तारीख अक्सरियत भी मिली, 97 में भी मिली, फिर 2013 में भी मिली। दूसरी बात इमरान खान साहब का वही है कि उनका अगर वो वक्त देखा जाए जब उन्होंने सियासत शुरू की थी और फिर जब वो एस्टेब्लिशमेंट से भी दूर थे तो वो स्ट्रगल कर रहे थे। फिर एक वक्त आया कि इमरान खान अपने इतने मकबूलियत और कामयाबी के उरूज पर गए कि उनको जरूरत ही नहीं थी ना किसी से वोट मांगने की, ना कैंपेन करने की। इमरान खान जेल में हो या 7 समुंदर पार बैठे हो, वो जिसको इस पर हाथ रखेंगे वो चेयरमैन भी बन जाएगा, उसे वोट भी पड़ जाएगा, वो इलेक्शन भी जीत जाएगा। कायसा, वैसे आप कह रहे हैं कि नया खून नहीं आ रहा, मरियम नवाज साहिबा नया खून है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं, वो तो नया खून, आसफा साहिबा नया खून है। नेक्स्ट जनरेशन उन्हीं खानदानों की आ तो गई है पॉलिटिक्स। नहीं, वो तो नहीं, बात यह है कि उसको वो भी अप्रिशिएट नहीं करे, मगर उन्हीं खानदानों की बात यह है कि फिर बात तो वहीं से शुरू होकर वहीं पे खत्म होगी ना। जिस तरह दुरानी साहब ने बात की थी कि भाई आप एक पार्टी में चले, उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, कोई लोग आए। अब डेविड कैमरॉन चला गया, अब 1985 से मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ बैठे हैं, ऐसे ही है। और खान साहब को भी खैर से 26 कितने हो गए, 96 से स्टार्ट कर लीजिए, 96 से वो आ रहे हैं, 28 साल। अब आप मुझे ये बताएं कि ये 28 मई वाला जो मामला है, इस पे क्यों चीख रहे हैं कि चले छुट्टी कर दी, हमने एक धमाका किया था, अच्छी बात है ये। लेकिन हम डॉक्टर कदीर साहब की फोटो लगाना भूल गए। लगानी चाहिए, तो कर दी है, भी किया उनका। डॉक्टर कदीर साहब की इश्तिहारों में फोटो हमने लगाना भूल गए और भुट्टो साहब की भी बैकग्राउंड में हमने फोटो लगा दी कि चले जी इन दोनों का भी रोल था। डॉक्टर कदीर साहब को हम वैसे ही भूल गए ना, बिल्कुल ही भूल गए, उनको तो इग्नोर ही कर दिया हमने कि शायद उनका लेना देना कोई नहीं था हमारे इस प्रोजेक्ट से। तो ये ज्यादती है, जुल्म की इंतहा है इसके कि जिन लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी, जिन लोगों की इतनी बड़ी अचीवमेंट थी। क्या आपको यार, मैं खरल में थोड़ा सा फिर आपको पूरा टाइम दूंगा। जी जी, दुरानी साहब आप वजीर रहे हैं, जब ये धमाके हुए थे तब तो ये गौहर अयूब साहब जो कि वजीर खारजा थे, उनका मैंने कहीं गुफ्तगू सुनी कि मियाँ साहब तो वाज नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोडिंग दीज बॉम्ब्स, उन्हें तो इतला दी गई थी। मैं गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा दुरानी साहब। सर उसके बारे में तो अब मैं असल में वो अब ये ऐसे कौमी वो मामलात हैं जिनके बारे उस वक्त में बहुत डीपली जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, मैं उनसे भी राब्ते में था, उसके बाद भी रहा, AQ खान साहब से मेरा एक ज़ाती भी ताल्लुक रहा, इसलिए अब इस पे क्या कहें। वो जैसे मैं तो इससे अगली बात कहना चाह रहा हूँ, बात यह है जनाब कि रिकंसिलिएशन करनी है तो हक बात कहनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हक बात यह है कि आप बिला वजह एस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करें। हक बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट में 3 कुव्वतें शामिल है, आपके सियासतदान, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी अदलिया और आपकी फौज।
ये सब मिलके इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बना रही है। आपके तमाम सियासतदान जो है, उनकी आमद, उनकी बका, उनका मुंतखब होना, वो सब चीजें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की मरून मिन्नत है। वो ब्यूरोक्रेसी के बगैर नहीं सकते। वो मैं आखिरी तरफ जा रहा हूँ, वो फौज के बगैर मैं थोड़ी सी बात मुनीर जी प्लीज बात मुकम्मल करें। बात यही कहना चाह रहा हूं कि ये सब लोग इकट्ठे हैं। वो जो इश्तिहार वाली बात है उसमें मेरा ख्याल ये है कि AQ खान साहब की भी फोटो लगनी चाहिए और ज़ियाउल हक साहब की फोटो भी लगनी चाहिए। चले ठीक है, लास्ट कमेंट सबसे पहले मुनीर फारूक, वन सिंपल क्वेश्चन, क्रैकडाउन दोबारा आ रहा है PTI पे, आप समझते हैं ये जो गद्दारी का मुकदमा आ रहा है ओवरऑल फिर क्रैकडाउन नजर आता है आपको? यस और नो सर? मेरे ख्याल में गद्दारी का मुकदमा इज अ नॉन स्टार्टर। क्रैकडाउन यस, आई सी अनदर क्रैकडाउन कुछ अरसे बाद या अभी उसमें रहेगा। लेकिन इमरान खान साहब का जो अब आर्टिकल अल जजीरा के अंदर उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, जो क्लेम कर रहे हैं मेहदी हसन कि मैंने जवाब सवाल भेजे थे, उसका जवाब इमरान खान ने दिया है जेल से थ्रू समबडी, उसमें तो उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ और ना हुकूमत किसी पर भी दबाव नहीं, उन्होंने तो कहा है कि मेरे खिलाफ जो कुछ भी हुआ है वो जनरल बाजवा ने किया और ये प्लान उनका था। मुझे जेल में डलवाने का प्लान भी जनरल बाजवा ने पहले बनवा लिया था। तो जो अब तक मैं उस पर पढ़ पाया हूं, वो तो उन्होंने हर एक को एब्जॉल्व कर दिया है। तो रिकंसिलिएशन की बात करें फिर खरल साहब हो तो वो अगर नाम नहीं ले रहे मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट का। भाई साहब रिकंसिलिएशन की बात तो नहीं, लेकिन ये प्रेशर रिलीज तो हर तरफ से होना चाहिए ना, प्रेशर रिलीज तो हर तरफ से होना चाहिए। वैसे भी 9 मई के जो काफ़ी सारे कैदी थे जमानतों पे बाहर आ गए में, केसेस से डिस्चार्ज हो गए में, कुछ मेन बड़े नाम रह गए में, तो उस तरह आके पूरी कैलकुलेशन करके लाइए तो तमाम सियासतदानों को, एस्टैब्लिशमैंट को, सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा। देखिए तो सही आपका मुल्क किस नेज पे खड़ा हुआ है। मैं दुरानी साहब को सेकंड करूंगा, हमें सबको बैठना पड़ेगा और आपको मुझे हमारा काम पानी डालना है। मगर मेरा ख्याल ये है कि हमें इसके ऊपर पानी डालना चाहिए कि कूल डाउन करनी चाहिए। बैठता हुआ नजर नहीं आता हमारे तीनों, लेकिन बहरहाल हम एक अच्छी दुआ के साथ और इस ख्वाहिश के साथ कि ये रिकॉन्सिलिएशन और ये मिल के बैठें और इम्पेस से, स्टेलमेट से बात को आगे निकालें। बहुत शुक्रिया, ये था हमारा आज का शो। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।